नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार फिर से डीके शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, भारत के इतिहास के अंतर्गत अब तक आपने एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक के 6 अध्याय पूरे कर लिए। इसमें कुल 11 अध्यायों का पाठ्यक्रम है, जिसमें से आज हम लोग 7वां अध्याय आरंभ करेंगे। और 7वां अध्याय या 7th चैप्टर जो टाइटल है इसकी आप देखें, इसमें एक महान सम्राट के बारे में जानकारी को केंद्रित किया गया और वो सम्राट है अशोक, जिसे अशोक महान के नाम से जाना जाता है, अशोका द ग्रेट। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ने वाले कि अशोक कौन था, इसकी वंशावली क्या थी और अशोक को क्यों प्राचीन भारत के महानतम सम्राटों में से एक देखा जाता है। तो आज इस अध्याय के अंतर्गत अध्याय 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, इसकी अनोखी बातें क्या रही, इसकी क्या उपलब्धियां रही, इस पर हम लोग जानकारी लेंगे इस अध्याय के अंतर्गत। तो आज इसका पहला लेक्चर और इसी लेक्चर के माध्यम से हम लोग यहां पर सम्राट अशोक की जीवनी का अध्ययन करेंगे। लेकिन मैं इस अध्याय को अगर अपनी तरफ से इंडिपेंडेंटली एक नया नाम दूं, जो इतिहास की अन्य किताबों में आप पढ़ते हैं, तो मैं इसे नाम दूंगा मौर्य साम्राज्य का इतिहास। यानी इतिहास के एक ऐसे कालखंड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं जिसमें एक राजवंश के अधीन एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित होता है और उसी राजवंश को भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना गया। तो आज हम मौर्य वंश की कहानी पढ़ेंगे, मौर्य वंश द्वारा स्थापित साम्राज्य की कहानी पढ़ेंगे जिसे मौर्य साम्राज्य कहा जा सकता है। तो मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में हम लोग कुछ बातों का अध्ययन करेंगे। चलिए एक नजर इस पर डालते हैं, मौर्य साम्राज्य की पृष्ठभूमि पर या उसके बैकग्राउंड पर। तो आज का अध्याय है अशोक एक अनोखा सम्राट, जो जिस राजवंश से संबंधित था उसे मौर्य वंश कहा गया और इनके द्वारा स्थापित साम्राज्य ही कहलाया मौर्य साम्राज्य, यानी मौर्यन एम्पायर। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जिन 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, जिन 16 महाजनपदों का उदय हुआ था, उनमें मगध सबसे शक्तिशाली राजतंत्र था। मगध में हर्यंक वंश की सत्ता स्थापित हुई। हर्यंक वंश की सत्ता स्थापित हुई जिसका संस्थापक बिंबिसार था।
बारी बारी से तीन अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। ये राजवंश थे हर्यंक वंश, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। और फिर नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व या 24 ईसा पूर्व। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर जिस व्यक्ति ने मगध में एक नए राजवंश की नींव रखी, उसका नाम यूनानी स्रोतों में सैंड्रोकोट्स या सैंड्रोकोट्टस मिलता है। सत्रह सौ 93 ईस्वी में एक ब्रिटिश विद्वान सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सैंड्रोकोट्टस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य बताई। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु
चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की नींव रखी। फिर मौर्य वंश में निम्नलिखित प्रमुख शासक हुए। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। दूसरा बिंदुसार, 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। और तीसरा अशोक, 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। अब इसमें चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? तो संस्थापक, फाउंडर। बिंदुसार कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। और अशोक कौन है? तो बिंदुसार का पुत्र। बिंदुसार का पुत्र। तो इस तरीके से कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण शासकों का जिक्र होता है, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार और अशोक। तो यहां पर जो पूरे मौर्य वंश की कहानी शुरू होती है वो मगध से जुड़ी हुई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में या ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में 6th सेंचुरी बीसी में भारत की राजनीति का केंद्र बन चुका था। उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र था मगध। और मगध सबसे शक्तिशाली था और इसके शक्तिशाली होने के पीछे क्या वजह थी यह आपने पढ़ा। तो मगध और उसकी राजधानी पाटलिपुत्रा, जिसे हर्यंक वंश के शासक उदयन ने बसाया था गंगा और सोन नदी के संगम पर, वो पाटलिपुत्रा ही भारत की राजनीति का केंद्र बनता जा रहा था। तो हर्यंक वंश के शासनकाल में मगध एक एम्पायर के रूप में खड़ा हो चुका था। अब इस मगध में अलग अलग राजवंशों ने अलग अलग समय पर शासन किया, जो आप देख सकते हैं। पहले हर्यंक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया। इनका अलग अलग कालखंड रहा और इन्हीं के शासनकाल में आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही महान साम्राज्य बन गया। पूरे उत्तर भारत पर मगध का प्रभाव स्थापित हो गया। यहां तक कि आपने पढ़ा था कि जब सिकंदर की सेनाएं विश्व विजय अभियान पर थी, जब अलेक्जेंडर पूरे वर्ल्ड को जीतने के लिए, पूरे सेंट्रल एशिया को जीतने के लिए लगा हुआ था, उस दौर में भी वो मगध के राज्य क्षेत्रों में कदम नहीं रख सका। उसकी सेनाओं ने भयभीत होकर व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। तो यह दिखाता है कि मगध एक मजबूत या शक्तिशाली राजतंत्र स्थापित हो चुका था। फिर
इन राजवंशों में अगर आप देखें तो जैसे हर्यंक वंश की हम बात करें तो इसमें बिंबिसार, उसका बेटा अजातशत्रु जो आप पढ़ भी चुके हैं, और फिर उदयन, ये महत्वपूर्ण शासक हुए। ये उदयन वही है जिसने पाटलिपुत्र बसाया था, जो आगे चलकर मगध की राजधानी बनी। फिर ऐसे ही शिशुनाग वंश में अगर देखें तो शिशुनाग और कालाशोक, शिशुनाग और कालाशोक जैसे महत्वपूर्ण शासक हुए। और नंद वंश में सबसे महान शासक हुआ महापद्नंद, जिसके समय में मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। तो महापद्नंद का उत्तराधिकारी घनानंद एक अयोग्य शासक था, जिसने चाणक्य जैसे महान विद्वान का अपमान किया। तक्षशिला के आचार्य चाणक्य जब अपमानित हुए तो उन्होंने इनसे बदला लेने का प्रण लिया। फिर चाणक्य की मुलाकात एक बालक से हुई, युवा अवस्था में जो था, जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य बताया गया। उसी को प्रशिक्षित करके चाणक्य ने घनानंद का वध करवा के और फिर मगध साम्राज्य में सत्ता स्थापित की। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक बना और मगध में एक नए राजवंश की नींव पड़ी। ये पूरी कहानी है, जिसमें एक नाम आता है सैंड्रोकोटस। दरअसल यूनानी विवरण में भारत के प्रदेशों का जिक्र मिलता है, भारत के शासकों का जिक्र मिलता है। जो ग्रीक सोर्सेज है, खासकर अलेक्जेंडर के समय बहुत सारे इतिहासकार भारत की ओर भी मूव किए थे, जैसे अरिस्टोबुलस, ऑनेसिटिकस। तो इस तरह के कुछ इतिहासकारों ने, जिन्होंने भारत के संदर्भ में अपने विवरण में जिक्र किया है, तो उसमें कुछ ऐसी बातें जिससे पता चलता है कि लगभग 322 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। 322 या 23 ईसा पूर्व तक यहां पर मगध का शासक चंद्रगुप्त मौर्य बन चुका था और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों तक उसने अपना राज्य विस्तार कर लिया था। तो ओवरऑल ये जो पूरी कहानी आपके सामने मैंने रखी, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मौर्यन डायनेस्टी। अब मौर्यन डायनेस्टी में सबसे पहली बात आती है, फाउंडर कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और प्रोमिनेंट रूलर्स कौन थे? तो इसमें पहला नाम चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका टाइम पीरियड 323 बीसी से लेकर इसको 323 कर लेते हैं, टू 298 बीसी। फिर बिंदुसार 298 बीसी से 273 बीसी। और फिर अशोका 273 बीसी से 232 बीसी। जिसमें से ये फाउंडर सन ऑफ चंद्रगुप्त
और ये सन ऑफ बिंदुसार। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने विद द हेल्प ऑफ चाणक्य इसने मौर्य डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी और लास्ट रूलर जो नंद डायनेस्टी का था घनानंद, उसको मारकर सत्ता पाई। तो पूरी कहानी शुरू होती है कहां से? मगध और उसकी कैपिटल पाटलिपुत्रा से। मगधन एम्पायर। कैपिटल एक है अर्लीस्ट कैपिटल, राजगृह, और लेटर यानी बाद में जो कैपिटल बनी पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा ये इसकी राजधानी थी। इस मगध एम्पायर में 3 डिफरेंट डायनेस्टीज ने रूल किया, जिनका सीक्वेंस इस तरह से है। हर्यंक डायनेस्टी, 544 बीसी से 412 बीसी। फिर शिशुनाग डायनेस्टी, 412 बीसी से 344 बीसी। और फिर नंद डायनेस्टी, 344 बीसी से 324 बीसी। अब इसमें हमने ये देखा कि कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए, जैसे हर्यंक डायनेस्टी की बात करें तो इसमें हुए बिंबिसार, अजात शत्रु, एंड उदयन। फिर इसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी में और फिर इसके बाद नंद डायनेस्टी में। तो शिशुनाग डायनेस्टी में इटसेल्फ शिशुनाग, जिसके नाम पर यह डायनेस्टी है, एंड कालाशो। और नंद डायनेस्टी में महापद नंद, एंड घनानंद। तो ये पूरी कहानी है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे पहले मगध एक एम्पायर के रूप में खड़ा हुआ इन डायनेस्टी के रूलिंग पीरियड में, फिर आगे चलकर महापद्नंद का उत्तराधिकारी हुआ घनानंद, और घनानंद को किल्ड करके चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक शख्सियत ने यहां पर मगध में अपनी सत्ता स्थापित की। तो जो फाउंडर था मौर्य डायनेस्टी का, चंद्रगुप्त मौर्य,
चंद्रगुप्त मौर्य। इसका एक नाम सैंड्रोकोटस मिला है ग्रीक अकाउंट में। ग्रीक अकाउंट में इसका नाम सैंड्रोकोटस मिला है। और सबसे पहले विलियम जोन्स ने यह पहचान की कि यह कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य। तो यह पूरी कहानी थी। अब हम जिस राजवंश का इतिहास पढ़ रहे हैं यानी मौर्य वंश, के इतिहास को जानने के स्रोत क्या है, जानने के साधन। सोर्सेज टू नो हिस्ट्री ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी। तो देखिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि दो तरह के सोर्सेज होते हैं। एक, अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोतों की, पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख। इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। इसी तरीके से रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो मौर्य कलाकृतियां, मौर्य कलाकृतियां, मौर्यन आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें मददगार हैं पुरातात्विक स्रोतों के तौर पर जो हमें इनका इतिहास बताती। ऐसे अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें, लिटरेरी सोर्सेस की बात करें, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, एक बुक लिखी गई है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। इसके विषय में कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे इसके रचनाकार, इस पर प्रश्न आता है यानी ऑथर, या फिर विषय वस्तु इसकी क्या है, यानी किस सब्जेक्ट मैटर पर ये लिखी गई। सब्जेक्ट मैटर इसमें क्या है, कंटेंट क्या है।
तो जब हम रचनाकार की बात करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है चाणक्य। चाणक्य और दूसरा, ये किस विषय पर लिखी गई, तो ये राजनीति, लोक प्रशासन और अर्थनीति पर लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। यानी पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी, इस पर लिखी गई बहुत प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। अब इसमें चाणक्य का उल्लेख आता है। चाणक्य के विषय में भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक तो इनके अन्य नाम क्या थे, तो इनका मूल नाम था विष्णुगुप्त और एक अन्य नाम था कौटिल्य। तो चाणक्य के बारे में आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि इनके अदर नेम क्या थे। विष्णुगुप्त एंड कौटिल्य। इसके साथ साथ चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, मेंटोर, और यही मौर्य साम्राज्य में प्रधानमंत्री बने। मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री बने चंद्रगुप्त मौर्य के समय। यानी प्राइम मिनिस्टर के पद पर इन्होंने काम किया। दूसरा, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे, टीचर थे। तो अब इस तरीके से पूरी कहानी आपके सामने है। इसको पढ़कर आप देख सकते हैं कि कैसे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें कुछ सोर्सेज और भी आप जोड़ सकते हैं, जैसे साहित्यिक स्रोतों में एक है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका एक बुक का नाम है जो लिखी गई है मेगास्थनीज द्वारा। तो इंडिका रिटन बाय मेगास्थनीज। अब इसमें एक जो नाम मेगास्थनीज आया, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मेगास्थनीज, हु वाज द मेगास्थनीज? तो मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ग्रीक एम्बेसडर
ऑफ किंग सेल्यूकस। तो इससे भी हमें मौर्य वंश का इतिहास पता चलता। अब जरा देखते हैं कि इसमें आपकी पुस्तक में, आपके टेक्स्ट बुक में इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। तो लिखा एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। तो बहुत बड़ा राज्य ही क्या कहलाता है? साम्राज्य। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये राज्य की सीमाएं हैं, तो जब ये सीमा और बड़ी हो गई तो इसी को हम क्या कहते हैं? साम्राज्य। ये कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं विस्तार लेता जाता है। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, आपने ये चित्र जरूर देखा होगा। ये भारत का राज चिन्ह भी है, भारत का राज चिन्ह, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया है ये, जिसमें ये शेर दिखाई देते हैं। तो कहता है कि जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। तो ये जो भारत का राज चिन्ह है, शेरों वाला स्तंभ, इससे लिया गया और ये कहां है? सारनाथ में। सारनाथ में जो ये स्तंभ पर शीर्ष पर शेर स्थापित किए गए, वही भारत का राज चिन्ह या नेशनल एम्बलम बनाया गया। और ये सम्राट अशोक के समय उनके आदेश पर पत्थरों को तराश कर बनाया गया था, जो ये दिखाता है कि मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में कला कितने विकसित रूप में आ चुकी थी, कितने सुंदर तरीके से इन शेरों को उस जमाने में तराश कर तैयार किया गया। आज की कारीगरी में मशीन का इस्तेमाल बहुत होता है क्योंकि ज्ञान विज्ञान का युग है, लेकिन आज के ये हजारों वर्ष पहले की कहानी है, जहां पर आप देख रहे पत्थरों को कितना बखूबी तराशा गया और इसके बाद इन्हें स्तंभ के शीर्ष पर स्थापित किया गया। इन्हीं को सारनाथ स्तंभ के नाम से जानते हैं, जिस पर ये 4 शेर पीठ सटाए बैठे। ये अशोक, सम्राट अशोक या मौर्य साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक है। तो मौर्य साम्राज्य की कहानी इसी रूप में आपने अभी तक देखी कि चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक बालक था, जिसकी मुलाकात चाणक्य से होती है और चाणक्य से शिक्षा पाकर, प्रशिक्षण पाकर उसने नंद वंश के अत्याचारी शासक घनानंद को मारकर एक साम्राज्य स्थापित किया, जिसको महानता के शिखर पर लेकर गया उसका पौत्र, उसका ग्रैंडसन अशोक। और अशोक के समय की ये कलाकृतियां जो उसकी महानता को दिखाती हैं। 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाए बैठे हैं, जो ये दिखाते हैं कि अशोक की ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। शेर को शक्ति का प्रतीक माना गया है। तो मौर्य साम्राज्य यहां एक तरीके से उसके विशालता को प्रदर्शित करता, उसके शक्ति को प्रदर्शित करता। तो ये स्तंभ उसकी कलाकृतियों में, मौर्य कलाकृतियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक, तो एक महान शासक के तौर पर इसे याद किया जाता है क्योंकि इसने लोक कल्याण की दिशा में क्रांतिकारी काम किए थे। पब्लिक वेलफेयर के लिए उस समय इसने काम किया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने हिंसा का मार्ग त्याग दिया, युद्ध के बल पर राज्य जीतने की नीति त्याग दी और जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर काम करना शुरू किया। तो उस जमाने में एक राजा जब तलवार के बल पर शासन किया जाता था, वो जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर काम करने लगा, इसलिए उसे महान शासकों में गिना जाता है। तो अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। आप ये पढ़ भी चुके हैं, अभिलेखों के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अशोक के अभिलेख भारत के बाहर भारतीय उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में पाए गए, आज के पाकिस्तान के रीजन में, अफगानिस्तान के रीजन में। यह दिखाता है मौर्य साम्राज्य कितना विस्तार ले चुका था। इसके पहले कि हम ये जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता। तो अशोक के अभिलेखों को मौर्य साम्राज्य का इतिहास जानने का एक प्रमुख साधन माना गया।
लेकिन अब प्रश्न आता है कि आखिर जो मगध साम्राज्य था, यह राज्य से साम्राज्य कैसे बना, या इसे मौर्य साम्राज्य क्यों कहते हैं? अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की। तो 2300 साल पहले, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अभी 2022 चल रहा है तो 2300 साल पहले का मतलब लगभग 323 ईसा पूर्व का शायद समय रहा होगा। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, कौन सा साम्राज्य? तो इसका जवाब है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जिसकी सीमाएं उत्तर में अगर आप देखें तो कश्मीर से शुरू होती थी, और दक्षिण की ओर अगर जाएं तो दक्षिण में मैसूर तक फैली हुई थी। इधर उत्तर पश्चिम में जाएं तो आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक, क्योंकि हिंदकुश इसकी सीमा मिली है, यानी काबुल का इलाका हिंदकुश तक विस्तार था, और पूर्व में इधर यहां पर बंगाल तक इसकी सीमाएं फैली हुई थी। तो इतना बड़ा राज्य कायम किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य साम्राज्य। तो इसकी स्थापना, यानी फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो इसके रिलेशन में क्या थे? दादाजी, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा। फिर चाणक्य का जिक्र यहां पर आ रहा है। चाणक्य जिनका एक अन्य नाम मैंने क्या बताया? कौटिल्य। तो चाणक्य जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की, और चाणक्य की सहायता से उसने नंद वंश के अत्याचारी शासक, अंतिम शासक धनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। फिर चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं, यानी अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है अगर एग्जाम में आ जाए, ऑथर कौन है, तो आंसर क्या होगा? कौटिल्य। कौटिल्य या इन्हीं का एक अन्य नाम है जो ज्यादा लोकप्रिय है, वो है चाणक्य। तो इस बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके। तो यहां पर जो लायन कैपिटल दिखाया जा रहा है सारनाथ में, ये स्टैब्लिश है सारनाथ में, और यही अगर आप देखें तो इंडिया का नेशनल एम्ब्लम है। ये नेशनल एम्ब्लम है, राज चिन्ह है भारत का। तो यहां पर मौर्यन एम्पायर के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कहानी दी गई है, जिसके बारे में हमें अशोका के इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है। और इसमें यह कहा गया कि जो दो मौर्य एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर की बात कर रहा है। मौर्य एम्पायर अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य मोर देन 23 years ago। तो 23 years ago का मतलब यहां पर क्या बताया? 323 BC के अराउंड 323 BC चंद्रगुप्ता वाज सपोर्टेड बाय वाइज मैन नेम्ड चाणक्य, और इनका एक अदर नेम मिलता है कौटिल्य। इनकी एक बुक है अर्थशास्त्र, जिसमें हमें यहां पर मौर्य डायनेस्टी के समय के बारे में जानकारी मिलती है, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी मिलती है। अब वंश क्या होता है? तो जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उसे एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा अशोक। तो आपने समय के अनुसार भी देखा, तो यहां पर इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? मौर्य वंश। तो डायनेस्टी क्या होती है? डायनेस्टी का मतलब सेम फैमिली जब यहां पर रूलर्स की तरह काम करे, एक ही फैमिली के लोग रूलर्स बने, तो उसे डायनेस्टी कहते हैं। जैसे चंद्रगुप्ता, फिर इसका बेटा बिंदुसार, और फिर इसका बेटा अशोक। तो इसे इसीलिए क्या कहा गया? मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी। अब
साम्राज्य में बहुत से नगर भी थे। मौर्य साम्राज्य में नगरों की बात, तो इन नगरों में 3 बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसमें एक पाटलिपुत्र भी नगर था। पाटलिपुत्र जो इनकी राजधानी थी, और इसी तरीके से तक्षशिला भी एक महत्वपूर्ण नगर था। तक्षशिला जो व्यापार वाणिज्य का केंद्र भी था, व्यापार वाणिज्य के लिए बहुत प्रसिद्ध था, और शिक्षा का भी एक महान केंद्र था। और ऐसे ही उज्जैन, ये 3 महत्वपूर्ण नगर थे। तो मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया भी गया। ये मानचित्र आप देखिए तो आप इसमें नोटिस करेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण नगरों के नाम दिए गए, जैसे पाटलिपुत्र, तो एक काले बिंदु से आपको पाटलिपुत्र दिखाई दे रहा है, फिर एक काले बिंदु से तक्षशिला दिखाई दे रहा, एक काले बिंदु से उज्जैन दिखाई दे रहा। अब पाटलिपुत्र अगर देखें तो क्या महत्व है, ये इनका राजधानी नगर है। राजधानी नगर है, मौर्य साम्राज्य की ये राजधानी थी। फिर इसके साथ साथ जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वो रेड पॉइंट में दिखाए गए। आप देख रहे हैं कंधार के इलाके से भी, लंपत से, यानी ये अफगानिस्तान का इलाका है। इधर शहबाजगढ़ी और मानसेहरा से भी अशोक के अभिलेख मिले, ये पाकिस्तान का इलाका है। तो यह दिखाता है कि मौर्य साम्राज्य हिंदकुश की सीमाओं से लेकर और इधर बंगाल के किनारे तक और इधर मैसूर तक फैला हुआ था, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले, तो 3 नाम इसमें शामिल करना। आपको भारत में तो मिले ही मिले, आज के पाकिस्तान के इलाके में भी मिले, और इसके साथ साथ अफगानिस्तान के इलाके में भी ये अभिलेख मिले हैं। तो ये दिखाता है कि राज्य, कौन कौन से राज्य भारत के सीमाओं के अंदर थे जो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा थे। तो कश्मीर से लेकर मैसूर, बंगाल से लेकर के और पंजाब तक का पूरा रीजन, और भारत से बाहर आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र भी मौर्य साम्राज्य में शामिल था। शायद यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि इसे साम्राज्य की संज्ञा दी जा रही। इनमें साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। उज्जैन भी एक नगर है और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला का महत्व देखिए, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। यह इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। तो उज्जैन एकदम मध्य भारत यानी आज के मध्य प्रदेश में नगरों में निवास करने वाले ज्यादातर व्यापारी या सरकारी अधिकारी और शिल्पकार हुआ करते थे। तो ये जितनी भी लाइनें हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम है। नगर निवासियों की संरचना देखिए, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी और शिल्पकार। फिर साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाके में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। यानी मध्य भारत में जनजातियां रहती थी, ज्यादातर जनजातियां, यानी हम कह सकते हैं ट्राइब्स थे, ज्यादातर ट्राइबल्स। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। जैसे कहीं पर पाली भाषा बोली जाती थी, कहीं पर प्राकृत भाषा बोली जाती थी, कहीं संस्कृत भाषा बोली जाती थी। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते और यहां तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो ये विविधता भी दिखाता कि कितने बड़े भूभाग पर साम्राज्य फैला हुआ था। तो ये सारी बातें यहां ट्रांसलेटेड फॉर्म में लिखी हैं। अब राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, इसमें 2 महत्वपूर्ण बिंदु बताया गया। एक तो राज्य से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों को जरूरत पड़ती है, ज्यादा कर वसूलना पड़ता है।
तो बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम लोगों ने चर्चा की। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हल करते हैं। देखते हैं कि परीक्षा में अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप सही उत्तर दे पाएंगे कि नहीं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है आज के क्विज का कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर? तो अब मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रश्न आप कम से कम गलत करके नहीं आएंगे। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आंसर लगाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन सी। फिर प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर? तो उम्मीद करता हूं ये भी सही करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्रा, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। और इस तरह से आज आपने यहां पर मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ली। तो हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे। आपने ये जाना डायनेस्टी क्या होती है, यहां मौर्य डायनेस्टी कैसे फाउंडेड हुई, कौन फाउंडर था, कौन कौन इसमें प्रमुख रूलर्स हुए। अब इसी पर आधारित हम लोग अगली क्लास में लेक्चर 2 में कुछ चीजों को पढ़ेंगे। यानी अभी अगली क्लास में मैं अध्याय 7 पर ही चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। इसके लेक्चर नंबर 2 पर हम लोग कुछ अन्य बातों को सीखेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।